यादें यादें व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। प्रकृति का दिया एक अनमोल उपहार। हर कोई बहुत कुछ याद रखना चाहता है और कई बार वो बहुत कुछ भूलना भी चाहता है, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं होता कि वो क्या भूलेगा और क्या याद रखेगा। और अधीश तो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भूल चुका था। जब से उसने वो शब्द रक्त कुंड सुना था, वो उसके बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उधर विश्वनाथ के बारे में सुनकर लेखराज थोड़ा हिचक रहा था। क्या वो अब भी इस युद्ध के लिए तैयार होगा? क्या विश्वा एक बार फिर अपनी तलवार का लोहा मनवा लेगा? क्या अधीश को इस लड़ाई में भाग लेना ही पड़ेगा? लेखनगर के सामंत के महल में विशाल और हेमंत बैठकर बातचीत कर रहे थे। हेमंत, हमें कोई ना कोई दूसरी योजना तैयार करनी ही होगी। तुमने देखा, विश्वनाथ पुरोहित का नाम सुनकर ही मामा जी ने पीछे हटने का मन बना लिया था। लेकिन उनकी समस्या क्या है? अधीश तो विश्वनाथ पुरोहित से कहीं ज्यादा बलवान है। हेमंत बोला। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विश्वनाथ पुरोहित से डरने की कौन सी बात है। बात यह है हेमंत कि भले ही अधीश बलवान है, लेकिन उसे सेना के साथ युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, जबकि विश्वनाथ पुरोहित ने सारी जिंदगी यही किया है। वो रक्तकुंड जैसे विभत्स और भयंकर युद्ध से जीवित लौटा है। विश्वनाथ ने उसे समझाया। फिर क्या सोचा है तुमने? इस तरह तो हमारी पूरी योजना धरी की धरी रह जाएगी। हेमंत बोला। जादूगर की जान तोते में थी, ये कहानी तो तुमने सुनी ही होगी। यदि हम किसी भी तरह अधीश को रास्ते से हटा दें तो विश्वनाथ पुरोहित अपने आप हार मान लेगा। विशाल ने आंखें नचाते हुए कहा। यह कैसे संभव है विशाल? अधीश कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और अगर उसे रास्ते से हटाना इतना आसान होता तो यह सब युद्ध का नाटक रचना ही न पड़ता। हेमंत बोला। हां, मैं समझता हूं, उसे हराना आसान नहीं है, ना ही उसे मारना, लेकिन फिर भी उसे कहीं और व्यस्त तो किया जा सकता है। फिर हम आसानी से उसके पिता को भी देख लेंगे। विशाल बोला। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो विशाल? हेमंत बोला तो विशाल हंसने लगा। जल्दी ही समझ जाओगे हेमंत। इतना कहकर विशाल उस कमरे से निकलकर चला गया। हेमंत बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि विशाल आखिर क्या कहना चाहता है। उधर अधीश मौका ढूंढ रहा था विश्वा से अकेले में बात करने का। वो उनसे रक्तकुंड के बारे में जानना चाहता था और जल्द ही उसे मौका मिल ही गया। पिताजी, आप इंद्रनगर जा रहे हैं क्या? विश्वा को सुबह सुबह घर से निकलते देख अधीश ने पूछा। हाँ बेटे, कुछ जरूरी काम है, विश्वा ने कहा। पिताजी, मैं भी चलता हूं। और अधीश भी उनके साथ हो गया। बिना विश्वा की सहमति जाने ही वो उनकी बग्गी में जाकर बैठ गया। विश्वा मुस्कुरा दिए। अधीश, बिल्कुल इसी तरह तुम बचपन में भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते थे। एक बार तो मैं युद्ध के लिए तैयार हो रहा था और तुमने जिद पकड़ ली। तुम्हारी मां ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें संभाला था, कहकर वे हंसने लगे। अधीश का चालक मधुप ही बग्गी हाँक रहा था। अधीश सोचने लगा। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं थी, यहां तक कि अपनी मां का चेहरा भी। प्रकाश नगर से थोड़ी दूर चलते ही उसने विश्वा से अपना सवाल पूछ ही लिया। पिताजी, रक्तकुंड का युद्ध क्या बहुत ही भयानक था? सुनते ही विश्वा ने अधीश की ओर ध्यान से देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर धीरे से बोले। क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? नहीं पिताजी, मुझे वास्तव में कुछ भी याद नहीं है। अधीश चाहकर भी विश्वा से झूठ नहीं बोल सका। अच्छा। विश्वा ने एक लंबी सांस ली। रक्तकुंड, ये नाम इसलिए पड़ा कि युद्ध का वो मैदान एक रक्तकुंड में बदल गया था। इतना भीषण युद्ध इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपने इस युद्ध में भाग क्यों लिया था पिताजी? अधीश ने पूछा। उस समय शायद कोई योद्धा, कोई तात्विक या मांत्रिक नहीं बचा था जिसने उस युद्ध में भाग न लिया हो, विश्वा ने बताया। फिर वे विस्तार से अधीश को उस युद्ध की कहानी सुनाने लगे। वो समय जौहरगढ़ का स्वर्ण युग था। दुनिया भर में जौहरगढ़ की समृद्धि के किस्से सुनाए जाते थे। पड़ोसी राज्य भी समृद्ध थे, लेकिन जौहरगढ़ की बात ही कुछ और थी। ये समृद्धि केवल धन की नहीं थी। धन तो कभी भी कमाया जा सकता था। ये समृद्धि हर तरफ से थी। शक्ति, सुंदरता, धन, व्यापार, हर तरह से। लेकिन तुम तो जानते ही हो,
कि अधिक संपन्नता अधिक शत्रुओं को भी जन्म देती है। ऐसा ही कुछ जौहरगढ़ के साथ हुआ। बुराई धीरे धीरे किसी छिपी हुई बीमारी की तरह फैलती है और पता तब चलता है जब पूरे शरीर को कमजोर कर देती है। दुश्मनों की टेढ़ी नजर तो हमेशा से ही हमारे राज्य पर थी, लेकिन उनमें सीधे युद्ध करने की हिम्मत नहीं थी। महत्वाकांक्षी युवक ही उनके सबसे आसान निशाने पर होते थे। कभी धन का लालच देकर, कभी सुंदरी का लालच देकर वे कम उम्र के युवकों को बहकाने लगे। लेकिन सबसे खतरनाक लालच था शक्ति का। शक्ति और सत्ता के नशे से बड़ा दुनिया का कोई नशा नहीं होता। तत्व सिद्धि और मंत्र सिद्धि सिखाने के नाम पर उन युवकों को इकट्ठा किया जाता और धीरे धीरे उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया जाता। ये क्रम वर्षों तक चला। जब युवक नाकारा साबित होने लगे तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। राजा के ध्यान में ये बात आई। लेकिन ये शत्रु थे कौन? अधीश ने बीच में टोका। आगे बताऊंगा। उस समय मैं सेना प्रमुख हुआ करता था और राजकुमार वीर प्रताप मेरे सबसे अच्छे मित्र। वे मंदार से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। विश्वा ने कहा, मंदार से यानी मांत्रिक बनने की? तब किसी ने उन्हें मना नहीं किया? हालांकि अधीश को यह बात पता थी, लेकिन वो विस्तार से जानना चाहता था कि किस तरह एक राजकुमार मंदार आया होगा, क्योंकि आजकल तो जौहरगढ़ में मांत्रिक शब्द भी बोलना जुर्म समझा जाता है। हाँ बेटे, मांत्रिक बनने की शिक्षा। वीर प्रताप जैसा बहादुर और निडर व्यक्ति मैंने जीवन में दूसरा कोई नहीं देखा। लेकिन उनकी भी एक कमजोरी थी, उनका स्वभाव। वे बहुत खुले दिल के थे और मित्रों की संख्या हजारों में थी। मंदार में ही उन्हें एक साथी मिला, विजय। वीर उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करते थे। विजय ने धीरे धीरे कर वीर प्रताप से जौहरगढ़ के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। क्या एक आम विद्यार्थी इतना शक्तिशाली था कि पूरे जौहरगढ़ पर कब्जा करने की सोचता था? अधीश को आश्चर्य हुआ। विजय कोई आम विद्यार्थी नहीं था, महेशगढ़ का राजकुमार था। लेकिन यह बात उसने कभी किसी को बताई नहीं। महेंद्रगढ़ और जौहरगढ़ में बहुत पुरानी दुश्मनी थी। वीर प्रताप के दादा सुधीर प्रताप ने महेंद्रगढ़ की राजकुमारी रत्ना को बीच स्वयंवर से अगवा कर ले गए थे। उसके बाद महेंद्रगढ़ की बहुत बदनामी हुई। वहां की राजकुमारियों से कोई विवाह तक नहीं करता था। हालांकि जौहरगढ़ ने बाद में सफाई दी कि राजकुमारी की कोई गलती नहीं, बस यौवन के नशे में चूर शक्तिशाली राजकुमार ने अपना रौब डालने के लिए ही यह गलती की थी। लेकिन दुश्मनी तो हो ही चुकी थी। उस समय तो महेंद्रगढ़ ने कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे वहां की स्थिति खराब होने लगी। राजा का ध्यान जनता से हटकर अपने अपमान का बदला लेने में लग गया और प्रजा ने विद्रोह कर दिया। पाथरगढ़ ने मौके का फायदा उठाया और मदद के नाम पर पूरा राज्य हथिया लिया। राज परिवार बेघर हो गया। विश्वा कहे जा रहे थे और अधीश ध्यान लगाकर सुन रहा था। तो पिताजी, विजय राजकुमार कैसे हुआ? अधीश ने पूछा। राज परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, लेकिन अब वे सिर्फ नाम मात्र के राजा थे। हारकर महेंद्रगढ़ ने जौहरगढ़ से मदद मांगी और राजकुमारी रत्ना उस समय एक महारानी बन चुकी थी। रत्ना ने बड़े छल बल से राजा सुधीर प्रताप के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था और सारा राजकाज अपने हाथ में ले लिया था। जब महेंद्रगढ़ ने मदद मांगी तो रत्ना के दबाव में राजा को हां करनी पड़ी। विश्वा ने बताया। रत्ना क्या अमृत की दीदी थी? अधीश ने पूछा। बहुत देर से यह सवाल उसके मन में कुल बुला रहा था। हां, सौतेली। सुधीर प्रताप की पहली पत्नी मृगनैनी के पुत्र थे वीर प्रताप। लेकिन रत्ना के आते ही सब बदल गया था। पटरानी मृगनैनी की हैसियत एक दासी जितनी ही बची थी। वीर प्रताप ने भी इसीलिए घर छोड़ दिया था और मंदार चले गए थे। विश्वा ने कहा और कुछ देर के लिए चुप हो गए। तब युद्ध किस कारण से हुआ? अधीश ने पूछा। मंदार में ही वीर की मुलाकात विजय से हुई। विजय उसकी असली पहचान से पूरी तरह अनजान था। वो उसका सबसे अच्छा मित्र बन बैठा। विजय दरअसल रत्ना के बड़े भाई का बेटा था। ये सारे भाई बहन भतीजे मिलकर जौहरगढ़ को तबाह करना चाहते थे। रत्ना ने वीर प्रताप को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और विजय अब उसका सबसे अच्छा मित्र बन बैठा था। विश्वा ने कहा। तब तो जौहरगढ़ का राज परिवार एक तरह से चारों ओर से बर्बाद हो चुका था। अधीश बोला। चारों ओर से नहीं, अभी भी कुछ लोग थे जो राज परिवार के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि और अपने देश के लिए वफादार थे।
और वो इसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे। विश्वा के चेहरे पर एक गर्व से भरी मुस्कान आ गई। जैसे कि आप, है ना पिताजी? अधीश ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बेटे, और मैं और मेरे जैसे कुछ और अधिकारी थे जो और लोगों की तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। सब कुछ देख और समझ रहे थे और गुप्त रूप से तैयारी भी कर रहे थे। अधिपति कैलाश और उसके पिताजी ने तब हजारों युवकों को सही मार्ग पर लाकर उनमें देशभक्ति की भावना जगाई, उनमें तत्व सिद्धि के गुण पहचान कर युद्ध के लिए तैयार किया। विश्वा ने कहा और चुप हो गए। वे खिड़की से बाहर देख रहे थे कि इंद्रनगर पहुंचने में अभी और कितनी देर है। फिर युद्ध कैसे हुआ? अधीश अपनी उत्सुकता दबा नहीं पा रहा था। पहले विजय की कहानी सुनो। विजय ने वीर की ही तरह अन्य युवकों को अपने वश में कर लिया था। उनमें से एक था चंद्रभान, मंदार का महान मांत्रिक। विश्वा ने कहा तो अधीश को जैसे कुछ याद आया। चंद्रभान? कहीं मेरे गुरु सूर्यभान के छोटे भाई तो नहीं? उसने पूछा। हो सकता है। तो चंद्रभान को अपनी ओर मिलाकर आधी जंग तो विजय वैसे ही जीत गया था। अब बस मैदान पर लड़ने की देरी थी। जल्दी ही महेशगढ़ में बचे खुचे वफादारों की मुट्ठी भर सेना ने जौहरगढ़ पर हमला कर दिया। रानी रत्ना ने पहले ही सबका ध्यान दूसरी ओर लगा रखा था। किसी को भनक तक नहीं पड़ी और महेंद्रगढ़ की सेना महल के दरवाजे तक आन पहुंची। राजा सुधीर प्रताप और उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर रत्नकुंड ले जाया गया, जो कि पहले महेशगढ़ की राजधानी हुआ करती थी। विश्वा धीरे धीरे बोल रहे थे, जैसे वे उस समय में खो गए हों। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। फिर आप सबने क्या किया? आप भी तो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे ना? अधीश ने पूछा। हाँ, हम भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे और शायद इस मौके का इंतजार भी। हम युद्ध की पहल करके शत्रुओं को बोलने का मौका नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब तो हमारे पास युद्ध की वजह थी। हमने अपनी सेना इकट्ठी की और रत्नकुंड को घेर लिया, विश्वा ने कहा, लेकिन उनका चेहरा बुझ सा गया था। फिर क्या हुआ पिताजी? अधीश से अब रुका नहीं जा रहा था। आगे जो हुआ वो हम सोच भी नहीं सकते थे। रत्नकुंड लाते ही पूरे राज परिवार को खत्म कर दिया था। सिर्फ वीर प्रताप उस समय मंदार में थे और सुरक्षित थे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। कहते कहते विश्वा की आंखों में आंसू आ गए। अधीश अब महसूस कर रहा था कि उसके पिता अपनी मातृभूमि के लिए कितने निष्ठावान थे। फिर वीर प्रताप ने क्या किया पिताजी? अधीश ने पूछा। वीर प्रताप को उस समय तक कुछ भी पता ही न चल सका। उसे पता चला जब हमने जोरदार हमला कर दिया। क्योंकि पाथरगढ़ ने महेंद्रगढ़ को सहायता का वचन दे रखा था, तो अब विजय के पिता ने दबाव बनाया और पाथरगढ़ को अपनी सेना भेजनी पड़ी। आनन फानन में दोनों तरफ से मित्र राज्यों को भी युद्ध में शामिल होना पड़ा। जौहरगढ़ की ओर से मैं सेना का नेतृत्व कर रहा था। फिर शुरू हुआ वो भयानक युद्ध, जिसमें दोनों तरफ से हजारों योद्धा, सैकड़ों तात्विक और मांत्रिक मारे गए। महेंद्रगढ़ की राजधानी रत्नकुंड सैनिकों के खून से लाल हो गई और उसका नाम पड़ गया रक्तकुंड। विश्वा इतना कहकर चुप हो गए। अब जाकर अधीश को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। फिर आपकी सेना की विजय हुई ना पिताजी? अधीश ने पूछा। यह इतना सरल नहीं था बेटे। असली युद्ध तो अभी बाकी था। महेंद्रगढ़ की असली चाल, उनका सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी अभी मैदान में आया ही नहीं था, जिसने पूरी स्थिति को पलट कर रख दिया। विश्वा ने कहा तो अधीश चकित रह गया। क्या वो खिलाड़ी विजय था? अधीश ने पूछा। नहीं, कोई और। कौन था वो जिसके बारे में विश्वा बात कर रहे थे? क्या महेंद्रगढ़ अपने इरादों में कामयाब होगा? क्या वीर प्रताप कभी भी षड्यंत्र को समझ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।